Hello students, welcome to Surjed ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम आरआरबी जेई की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारे, आपको जैसे पता है कि आरआरबी में आपसे कहा था कि हम आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आरआरबी जेई की जो हमें प्रिपरेशन करनी है, जो तुम्हारा जो एग्ज़ाम है 2024, उसकी कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और मैं कैसे कैसे आपको पढ़ाऊंगा वो सब यहाँ पे होगा। जो जैसे आप जानते हैं कि इसमें दो एग्जाम है, पहला है सीबीटी 1, ठीक है। सीबीटी 1 में बेसिकली पहला हमारा एप्टीट्यूड है, थर्टी मार्क्स का। दूसरा सीबीटी 2 में रीजनिंग है, ट्वेंटी 5 मार्क्स का। और जनरल साइंस है 10 तक की, 30 मार्क्स की। और बेसिकली हमारी जनरल अवेयरनेस है 15 मार्क्स का। ये सिर्फ सीबीटी 1 का। और सीबीटी 2 का भी आपको मैंने बताया था, बल्कि हम प्रिपरेशन के सीबीटी 1 कर रहे हैं। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है। तो यहाँ जो हमारी क्लासेस होंगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें बेसिकली मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, सॉरी पहले एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, 30 मार्क्स की है, एप्टीट्यूड चलेगा हमारा। दूसरा मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और साथ साथ एक आपकी साइंस की क्लास भी होगी, वो मैंने पढ़ाई थी, मैं पढ़ाऊंगा, आपकी साइंस की क्लास भी होगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की नहीं हो पाएगी, बाकी आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस की देखिए, वरना जनरल की क्लास में हो जाएगी, लेकिन बेसिकली जो आपकी मेन 3 क्लासेस होंगी यहाँ पे, वो रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इसकी होगी सीबीटी 1 के लिए। साथ ही साथ आपके यहाँ पे टेक्निकल क्लास भी होगी, जो यहाँ पे आपकी क्लास होगी, दैट विल बी टेक्निकल क्लास होगी हमारी यहाँ पे। तो जो टेक्निकल क्लास होगी आपकी, उसमें मैं आपको इंजीनियरिंग की क्लास, बेसिकली इंजीनियरिंग होगी आपकी। उसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स की क्लास कराऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमें सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के साथ साथ इंजीनियरिंग को भी करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग का वेटेज जो सीबीटी 2 में वो जो है वो लगभग हमारा 100 मार्क्स का है। तो अगर हम सीबीटी 1 के साथ साथ टेक्निकल को कवर नहीं करेंगे तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, सीबीटी 1 के साथ जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हम जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपको टेक्निकल भी यहाँ पे होगा। तो मैं आपकी जो क्लास लूँगा, मैं आपको जो जो पढ़ाऊँगा यहाँ पे, वो बेसिकली मैं आपको एप्टीट्यूड, जैसे मान लीजिए आपकी 2 क्लासेस, एक दिन में आपकी 2 क्लासेस होंगी। पहली आपकी नॉन टेक की, और दूसरी क्लास जो होगी आपकी वो टेक होगी, टेक्निकल क्लास होगी, ठीक है। तो पहला आपकी नॉन टेक होगी, दूसरी क्लास क्या होगी आपकी, जो क्लासेस चलेंगी आपकी तो ऐसी क्लास चलेंगी। पहला हमारा टैग होगा, और दूसरा हमारा, पहला हमारा नॉन टैग, तो दूसरा हमारा टैग होगा। नॉन टैग में पहले हम एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड पढ़ेंगे डेली 1 से लगभग 1 या 1.5 क्लास, 1.5 घंटा क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटा ये क्लास होगी।
सिमिलरली लगभग 2 घंटे के आसपास आपकी टेक्निकल की होगी। तो डेली होंगे बेसिस पे, तो डेली लगभग आपकी कितनी क्लास होगी, 3 से 3 घंटे क्लास होगी। और तो पहले हम एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर हम टेक्निकल पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि आपका एप्टीट्यूड सीबीटी वन की प्रिपरेशन हो सके, और जो हमारा सीबीटी का पार्ट है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीबीटी वन अगर क्लियर हो गया तो हमें टेक्निकल में भी ध्यान देना है, इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल क्लास दे देते हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है आज से। तो आपको इलेक्ट्रिकल का मैं थोड़ा सा एक सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो जैसे कि हम बात करते हैं पावर पॉइंट, सो जैसे अगर हम चलते हैं ठीक है। तो अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमें जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिकल का बेसिक आता है इसमें, कि हमें क्या क्या इसमें चीज़ें जाननी है, क्या क्या चीज़ समझनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, वो जो कॉन्पोज में जो क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत बहुत पूछता है कि ये क्या होता है, क्या है। तो हमें हर चीज़ों पे ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो अच्छे से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बेसिक जो इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है उसको बेसिकली हम कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हमें टॉपिक्स को भी समझना है कि कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो मेन टॉपिक जो पहले वो है हमारे कॉन्सेप्ट है करंट का, करंट क्या होती है, और हमारी जो वोल्टेज है वो क्या होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो रजिस्टर है वो क्या होता है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ये थोड़ा सा हम आज एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो वही देखते हैं, थोड़ा सा एक समझेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, और हमारा करंट क्या है, वोल्टेज क्या होती है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं करंट की, कि करंट क्या होती है। करंट बेसिकली होती है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, या अगर सही बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। किसी भी, अगर हमारा कोई भी मटेरियल है जब उसके अंदर से चार्ज फ्लो करते हैं तो हम बोलते हैं उसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक है। करंट आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, I is equal to dq अपॉन dt, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो चार्ज, रेट ऑफ फ्लो चार्ज, और कहीं कहीं आपने पढ़ा भी होगा I is equal to q अपॉन t, दोनों ठीक है, चाहे ये पढ़ो या ये पढ़ो। करंट की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर सेकंड और एम्पेयर, इसकी मेन यूनिट होती है एम्पेयर, केवल कूलम्ब पर सेकंड भी बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, करंट होती है। अगर हम चार्ज की बात करें तो जो करंट सॉलिड्स में फ्लो करती है, सॉलिड में जो करंट फ्लो कराते हैं चार्ज, वो कौन से होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉलिड में जो करंट फ्लो करती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार जो आएंगे वो क्या आते हैं कि सॉलिड में जो करंट फ्लो करती है किस वजह से फ्लो करती है,
इट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान में रखना है सॉलिड्स में। जैसे कि अगर हम बात करें, ये सॉलिड्स में हो गया, सॉलिड में जो करंट फ्लो करती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है, ठीक है। लिक्विड में जो करंट फ्लो करती है वो फ्लो करती है बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है। और गैसेस में जो करंट फ्लो करती है वो फ्लो करती है बिकॉज ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है क्या सॉलिड में जो करंट फ्लो करती है किस वजह से फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि लिक्विड में जो करंट किस वजह से फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ आयंस की वजह से। और गैसेस में करंट किस वजह से फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ आयंस। आयंस दोनों होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से गैसेस करंट फ्लो करती है। क्योंकि मेरा जो मेन है वो सॉलिड है, इसलिए जो ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो सॉलिड से ही बनते हैं, तो ध्यान रखना है। साइंस में जो फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू d के अपॉन dt, ये भी पूछता है कि क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है करंट का, ये पूछता है। इनकी यूनिट पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कूलाम पर सेकंड किसकी यूनिट है, तो कूलाम पर सेकंड यूनिट किसकी है, करंट की है। और क्या भाई ये बोलेंगे अंदर का उसको बताइए, तो कूलाम पर सेकंड बोल देगा, क्या वही बोल देगा कि I इज इक्वल टू d के अपॉन dt। एक्सप्रेशन से कई बार और क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें करंट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगली इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम समझते हैं कि जो हमारी करंट है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। बेसिकली जो Q होता है, Q क्या होता है, Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। इसको बोलते हैं फिजिक्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, बट हमें उतना नहीं पढ़ना, सिर्फ समझना है। Q इज इक्वल टू N इंटू क्या होता है, E। मैं पढ़ा हुआ फिजिक्स में पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं। I इज इक्वल टू माइनस N क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो जिसका नेट चार्ज होगा वो N इंटू E रहता है। तो जो Q होता है N इंटू E होता है, इसको N जो बोलते हैं, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अच्छा, तो इसी के बेसिस में आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको पहले एक बार। क्वेश्चन बोल दैट कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया था, ठीक है। आपको करना सिखाता हूँ, फिर आप चाहे तो आंसर को याद भी कर सकते हैं, बहुत बार आया एग्जाम में। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो भी आप जेई लेवल के एग्जाम देते हैं, भले इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रहे हैं, उसमें क्या होता है कि 30 से 35 जो, मतलब अगर आपका 100 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का वो ये है कि 30 से 35 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आपने ट्रैक कर लिए कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, आपको हर एग्जाम में दिख जाएंगे। तो उन वो क्वेश्चन अगर आपने ट्रैक कर लिए तो आपके 30 नंबर यूं निकल जाएंगे। मतलब आपको 30 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और बहुत स्मूथली आप उन चीज़ को पार कर लेंगे। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आता है कि एक कूलम बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स में 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। अगर मुझे एक कूलम निकालना है तो मैं इसको इससे डिवाइड में जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम प्लस टू 1 कूलम। तो एक कूलम बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो थोड़ा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से मिल जाएगा 1 कूलम
इक्वल्स टू 6.25 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम्ब बनाने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको उस पर ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभार एक ऐसा भी आ जाता है कि एक कूलम्ब बनाने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है कि एक कूलम्ब के लिए हम मान लीजिए हमें जब भी निकाला 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपसे बोलेगा कि 5 कूलम्ब या 4 कूलम्ब के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6.25 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग 25 के आसपास का, 25 इंटू 10 की पावर आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाएंगे, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को ट्रैक करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, जो मैं ध्यान समझा। ठीक है, तो चलिए दोबारा पीछे की स्लाइड में चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो करंट होती है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टू होता है। इस फॉर्म इसमें जो क्यू होता है वो होता है क्यू इक्वल टू एन, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। इस क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन बहुत सारे हमारे बन जाते हैं। जैसे कि वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कि आपसे बोलेगा कि जो करंट है हमारी, बोलेगा एक वायर में बोलेगा एक वायर में 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है 5 सेकंड में, 5 सेकंड के लिए। एक वायर में 2 एम्पेयर के लिए करंट फ्लो कर रही है 5 सेकंड के लिए। तो बताइए उसमें कितने चार्ज आए होंगे, कितने आवेश, चार्ज को आवेश बोलते हैं, कितने चार्ज उसके अंदर आए होंगे या कितने चार्ज फ्लो करे होंगे। तो फॉर्मूला सिंपली कुछ नहीं है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला है। टी को हम यहाँ भेज दें तो क्यू कितना हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम I देखें, I मेरे पास कितना है 2, टी कितना है मेरे पास 5, तो आंसर कितना आ गया 10 कूलम्ब चार्ज आ गया। तो क्वेश्चन क्या होता है, जो सारे क्वेश्चन है ना ये इन्हीं में घूमते रहेंगे। कभी आपको आई दे देगा, टी दे देगा, क्यू पूछेगा, कभी आपको क्यू दे देगा, टी दे देगा तो आई पूछ लेगा। तो इन तीनों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा घूमता रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन इसी चीज से बहुत ज्यादा क्या जाता है, फ्रेम हो जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप थोड़ा सा आपको इनमें समझना पड़ेगा। अब इसके बाद बोल देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं बोलते क्वेश्चन से क्वेश्चन पहला आया था एग्जाम में कि 2 इंटू 10 की पावर 20 20, तो 2 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कितने, 1 मिनट में, या मान लेते हैं 10 सेकंड मान लेते हैं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 10 सेकंड में। तो आपसे पूछेगा बताओ करंट कितनी होगी। आपको क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि 2 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 10 सेकंड में, तो बताओ करंट कितनी फ्लो करेगी। तो हमें सिंपली फॉर्मूला क्या लगाना पता है, I इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन, ये हमें करंट निकालने का फॉर्मूला। बट क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, चार्ज नहीं दिए है, तो हमें क्वांटाइजेशन देखेंगे कि हमें इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T लिखेंगे। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 इंटू 10 की पावर 20। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब अपॉन टाइम कितना है मेरे पास, सो 10 सेकंड। टाइम कितना है, ये टाइम हमेशा सेकंड्स में ही रहता है, अगर आपको मिनट में दिया है तो हमें उसको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सॉल्व करते हैं। चलो मैं इस साइड में स्पेस करना तो मैं इस ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर एक स्पेस बनाता हूँ, ये सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो सॉल्व करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू ये देगा मेरा 3.2 3.2। अच्छा 10 की पावर 20 90 से 10 बचेगा, और नीचे क्या बच गया मेरा यहाँ पे 10
10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, करंट कितनी आ गई 3.2 एम्पीयर। ये मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो जाएगा, घूमते रहेगा, बट हमें ये करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और किसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैंने आपको करंट का कॉन्सेप्ट समझाया कि करंट में क्या क्या होता है। अच्छा, अब बात करते हैं वोल्टेज की, बात करते हैं हम वोल्टेज की। ठीक है, वोल्टेज को फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। इसको करंट को, सॉरी वोल्टेज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा बोला जाता है। ठीक है, समझते हैं वोल्टेज का क्या खेल है, वोल्टेज है क्या, असल समझते हैं। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक फोर्स है, क्या है, एक फोर्स है जो कि करंट को फ्लो कराता है। आप भी समझ सकते हैं, वोल्टेज कुछ नहीं, वोल्टेज एक फोर्स है जो करंट को फ्लो करवाता है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक सामान रखा, टेबल पूरी, हाँ टेबल, इसके ऊपर एक सामान है बॉक्स। अब इस बॉक्स को मुझे यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, तो उस पर मैं क्या लगाऊंगा, एक फोर्स, मैंने फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाऊंगा शिफ्ट होगा और यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। बिना फोर्स के तो ये यहाँ आगे नहीं जाएगा ना, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। सिमिलरली जब हमें किसी भी apparatus, किसी भी अप्लायंस के अंदर या किसी भी लोड के अंदर करंट को फ्लो करवाना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक लोड है, लोड का मतलब जो कि बिजली कंज्यूम कर रहा है और हमारे लिए काम कर रहा है, इसको हम अप्लायंस भी बोल सकते हैं। मेरे पास एक लोड है, अगर लोड पंखा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने खाली इसका नाम क्या दिया है, लोड दिया। क्या दिया है, लोड दिया। लोड पंखा भी हो सकता है और हमारा क्या बोलते हैं बल्ब भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये लोड है मेरा। अब इस लोड के अंदर, इस लोड को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो जो भी वर्क करना है, ठीक है, लाइट का काम है ग्लो करना, फैन का काम है मूव करना, उसको ग्लो करने के लिए करंट चाहिए। ठीक, करंट से फ्लो नहीं चाहिए, बट करंट अपने आप फ्लो नहीं हो सकती, करंट को फ्लो कराने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स क्या है, मेरा वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज है। तो सिंपल भाषा में वोल्टेज कुछ और नहीं, फोर्स है जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है। जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई करी, वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, वैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जितनी ज्यादा वोल्टेज आप देंगे, जितनी हाई वोल्टेज देंगे, उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। समझो ऐसे, मैं इस बॉक्स में जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ये उतनी दूर तक जाएगा। सिमिलरली जितनी ज्यादा वोल्टेज दूंगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो मेरी करेगी। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल फोर्स मान सकते हो उसको आप, क्या मान सकते हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और कई बार इसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर भी बोला गया है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको अगर दिखाऊंगा किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, एसएससी वगैरह में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में वोल्टेज ही बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुछ और नहीं है, यही बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में बोलते हैं। ये टर्म्स आप ध्यान करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर बेसिकली हमारी क्या होती है, वोल्टेज ही होती है। क्या होती है, वोल्टेज होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अपने घरों की, हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है, 230 वोल्टेज के आसपास आती है। ठीक है, तो सारे जो भी घर में अप्लायंस है सब इसी वोल्टेज में काम करते हैं, उनको इतनी ही फोर्स चाहिए तब जाकर उन करंट से कंट्रोल करती है। तो ये कौन, तो ये काम है हमारा वोल्टेज का, ये काम किसका है, हमारा वोल्टेज का। तो वोल्टेज ये करती है। अच्छा, ये अच्छा, अब देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी बात करता हूँ, देखता हूँ रेजिस्टेंस से। ये रेजिस्टेंस क्या है, तो हमने करंट पढ़ लिया, करंट के कॉन्सेप्ट को जान लिया।
ठीक है, वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को तो जान लिया। अब जानते हैं कि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी, किसी भी कोई प्रॉपर्टी है, ध्यान देना क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी बोला, क्या बोला, प्रॉपर्टी, खासियत, प्रॉपर्टी बोला मैंने, क्या बोला, प्रॉपर्टी बोला, खासियत बोला। तो किसी भी एलिमेंट की या किसी भी मटेरियल की वो खासियत जिसकी वजह से वो करंट का अपोज कर रहा है, अपने अंदर से करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की, किसी भी एलिमेंट की वो खासियत जिसकी वजह से वो करंट का अपोज कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की मेरे को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से उसको डिनोट करते हैं। और जो उसकी यूनिट है वो बेसिकली क्या होती है, ओम होती है, क्या होती है, ओम। ठीक है, तो कोई बार रेजिस्टेंस की डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस किसी भी एलिमेंट की या किसी भी लोड की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो करंट अपोज कर रहा है, अपने से करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है, या करंट के फ्लो के लिए अपोजिशन कर रहा है, बाधा क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस सब चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। रेजिस्टेंस हर चीज का होता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि चीज का रेजिस्टेंस जीरो है। हाँ, ये बोल सकता हूँ किसी का रेजिस्टेंस कम है, किसी का क्या है, ज्यादा है। जैसे मेरे पास पंखा है, पंखे का रेजिस्टेंस होगा, बल्ब है उसका रेजिस्टेंस होगा, मोबाइल फोन है उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस सबका होता है, लेकिन किसी का रेजिस्टेंस बहुत कम भी हो सकता है, किसी का बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंडक्टर्स की, मेटल्स की, अगर मैं मेटल्स की बात करूँ या कंडक्टर की बात करूँ, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उनके अंदर से करंट जो है बहुत आसानी से फ्लो कर जाती है। लेकिन जो हमारे और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे इंसुलेटर्स हो गए या सेमीकंडक्टर्स हो गए, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनसे करंट बहुत कम फ्लो करती है। ठीक है, तो जो ये रेजिस्टेंस होता है, एक प्रॉपर्टी है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट उतनी कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसमें करंट उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस एक तौर से प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी। तो यहीं से मेरा एक ओम्स लॉ निकल के आता है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर हम देखें तो एक ओम्स लॉ निकल के आता है, क्या निकल के आता है, एक ओम्स लॉ निकल के आता है। वो ओम्स में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, पढ़ा होगा आपने, वो क्या होगा। इसमें दो बातें हैं कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। और देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब इस रिलेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, ओम्स लॉ। ठीक है, अच्छा, ये तो है नॉर्मल ओम्स लॉ। एक होता है कन्वेंशनल ओम्स लॉ, वो होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये हम एक बार पढ़ेंगे, आपको क्योंकि ये टॉपिक है ओम्स लॉ, तो मैं समझाता हूँ। एक हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। ये सिग्मा E क्या होता है, इसमें सिग्मा जो J है इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, और ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इन तीनों जब कंबाइन करके लिखा जाता है J इज सिग्मा ई। करंट डेंसिटी क्या होती है, J, J को होता है I अपॉन करंट पर यूनिट एरिया, इसको क्या होता है, करंट डेंसिटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, 1 अपॉन रो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली होती है
वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वी पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं उसको हम वोल्टेज बोल देते हैं। तो इन तीन चीजों को कंबाइन करके हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है हमारा ये कन्वेंशनल ओम्स लॉ। इसको आप लिख लेना, बहुत एग्जाम में आया है और बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा, इस फॉर्मूले से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं पूछेगा कि ये इतना दिया, कोई मतलब नहीं। बस आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा कि इनमें से कौन सा ओम्स लॉ है या नहीं। अगर आपको ये दिख गया तो आप ये मत कहना कि ओम्स लॉ नहीं है, और ये पूरा का पूरा ओम्स लॉ है। और आपको अगर मैं एक बात और बताऊं, इस जे इक्वल टू सिग्मा ई से ही 11 फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। मैं चाह चाह मतलब अगर मैं करूं तो मैं इस जे इक्वल टू सिग्मा ई से इससे ड्राइव कर सकता हूं, मतलब मैं इस फॉर्मूले से ये ले आऊंगा। बट डेरिवेशन आप पे काम करना नहीं है, क्या करना है इतना, जितना काम करता मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज़ आती मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो साथ ही साथ मैं आपको जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो भी लिखाते हुए चलूँ। तो कहीं पे जहाँ से मैं आपको मार्क कर रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है या मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज 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 आप उसको नोट कर लीजिए। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे आते हैं जो रिपीटेड आते हैं, तो उनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको याद कर लेना है और आपका काम कर जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। और अगर किसी कुछ भी कमेंट वगैरह है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना मतलब चाहते हैं कि कुछ भी अगर आपको डाउट्स वगैरह है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और खासकर जब ऑनलाइन क्लास में होती है तो बच्चों को ऑनलाइन क्लास का फायदा यही होता है कि आप ऑनलाइन अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है, चलो ठीक है लेक्चर रिकॉर्ड है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब हम पढ़ते तो हमारे डाउट्स भी आते हैं, पहले भी डाउट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ हमें पूछनी होती है कि सर ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे कुछ डाउट्स को इसलिए आ जाता है सर हाँ क्वेश्चन था, मुझे आप थोड़ा कर देंगे, मतलब बता देंगे, तो उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। तो होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास का यही एडवांटेज है कि आपके अपने भी कोई डाउट्स होंगे पहले, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपको कौन सा टाइम मतलब कंफर्टेबल लग रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे मॉर्निंग के टाइम खाली खाली रहते हैं, तो वो किस समय खाली है, तो वो अगर हमें अपना टाइम टाइम बता देंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग एक बैच सेट कर देंगे। कुछ बच्चे शाम को खाली तो शाम के अकॉर्डिंग टेस्ट मतलब बैच सेट कर देंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव यही है कि आपकी जो टाइम है इस हिसाब से टाइम एडजस्ट हो रहा है, हम एक बैच मतलब कर देंगे। तो ये हमारा मोटिव है। और साथ साथ जैसे मैंने आज आपको जो मतलब ये जो क्लास है, मैंने खाली आपको बेसिक बेसिक समझाया। क्लासेस में रेगुलर होंगी, रेगुलर क्लासेस में क्या होगा, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो सारे कवर होंगे, जितने भी एग्जाम में आए हैं। मेरा मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं एक तो आपको थ्योरी लिखूंगा सही नोट्स करवाऊंगा, साथ साथ जो भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड एग्जाम में आएगा आपको सब करवाऊंगा, ताकि पढ़ाई के साथ साथ हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप प्रैक्टिस आप घर में करोगे क्वेश्चंस की, लेकिन जो जो आपको एक्स्ट्रा पूछना है वो आप मुझसे मैं आपको क्वेश्चन मार्क करा दूंगा। अगर आपको कोई भी पूछना होता है तो आप ऑनलाइन क्लास में हम मुझसे पूछ सकते हैं। इन केस आप नहीं पूछ पाए या कुछ हो गया इनके, तो आप व्हाट्सएप में डाल सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो में उस कमेंट्स को पूरा ढंग से क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है क्लास के रिगार्डिंग वगैरह जो भी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या कुछ भी चीज़